उत्तर प्रदेश में 24 घंटे का रेला मेला और बचा है। बस 5 बज रहा है जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं आज, और कल 5 बजे रामपुर, मैनपुरी और खतौली बाई इलेक्शंस के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यानी अब जो मेला है वो 24 घंटे का है। इन 3 चुनावों में जनता को इतना मनोरंजक स्थितियां मिली हैं कि मुझे लगता है कि हंसी मजाक वाले जो टीवी के शो आते हैं उनकी टीआरपी कम हो गई होगी यूपी में। उन्हें कम देखा होगा लोगों ने, इसी में आनंद ज्यादा है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, अजब अजब नेता, अजब गजब बोल। समाजवादी पार्टी के 2 बड़े चेहरे हैं, शिवपाल यादव जी और आजम खान साहब। आजम खान साहब ने मंच से कहा, कप्तान साहब जिंदाबाद, सीओ सिटी जिंदाबाद, कोतवाल साहब जिंदाबाद, पुलिस वाले जिंदाबाद, उनका डंडा जिंदाबाद। ठीक। और मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव ने कहा अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से कि पुलिस के हाथ आना ना, पुलिस के पास जाना ना। अब कार्यकर्ता ढेर कंफ्यूज के करें क्या, चाचा की माने चचा की माने। चाचा कह रहे पुलिस की ओर देखना नहीं, बुलाए तो जाना नहीं, पकड़ने आए तो भाग जाना। और चचा कह रहे हैं, आजम खान साहब कह रहे हैं कि पुलिस का डंडा जिंदाबाद, दरोगा जी जिंदाबाद। आज मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का समाजवाद नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का, रामगोपाल यादव का समाजवाद पूंजीवाद है, परिवारवाद है, और भाजपा का जो है वो राम राज्य है मामला। और रामपुर में जब आजम खान के इलाके में थे योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद, तो उन्होंने कहा कि वक्त अच्छे अच्छों को सुधार देता है, वक्त अच्छे अच्छों को सुधार देता है। सीधा संदेश शायद वो आजम खान को ही दे रहे थे। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देती है, कभी ईवीएम को दोष देती है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देती है, कभी पुलिस के सिपाही को दोष देती है, लेकिन अपना दोष कभी नहीं देखती। अखिलेश जी ने कहा कि भाई भाजपा के 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों खाली हैं, एक स्टूल मंत्री हैं उनके मुताबिक अखिलेश जी के, और एक असिस्टेंट मंत्री। शायद वो केशव मौर्य के लिए स्टूल मंत्री और ब्रजेश पाठक के लिए असिस्टेंट मंत्री कह रहे अखिलेश यादव। और उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर भी रार है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन झपट ले। तो इसके लिए उन्होंने एक ओपन ऑफर घोषित कर दिया। बोले 100 विधायक लाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेल 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 टाइप का नहीं होता, ये हाट बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार, उसमें ऐसे ही लोग बुलाते हैं ग्राहकों को। ऐसे कल अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया। तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि बौखला गए हैं अखिलेश यादव, और हम लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य उसके आगे चले गए। उन्होंने कहा अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन ही खराब हो गया, दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसलिए वो अंड बंड कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टी पराजय की ओर जा रही है। लो जी, कर लो बात। अब भाजपा के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर 100 विधायक तोड़कर समाजवादी पार्टी के पास जाए में से कोई एक, तो समाजवादी पार्टी अपने 100-110 विधायकों को साथ दे देगी और सरकार बन जाएगी। ऐसा एक रूपक अखिलेश यादव जी ने बनाया। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अब चुनाव का मौसम हो
तो चुनाव के मौसम को आपको मक्का मेला मानिए, यानी कितने रंग दिखाई देंगे आपको, और वो जितने रंग उतनी विचित्रताएं, उतनी गजब चीजें। और इन सब के बीच में एक चीज आप नोटिस करिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा और आरएलडी जब रोज आपस में अंताक्षरी खेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन हाथी वाली पार्टी बिल्कुल चुप है। इतनी तो ठंड भी नहीं कि रजाई में सो गई हो पूरी पार्टी, नहीं ना, पर चुप क्यों है? उसकी चुप्पी का भी कोई मतलब है क्या? इसको भी समझना पड़ेगा। चुनाव के मौसम में जो बयान बरस रहे हैं उनकी रंगत कैसी है उसको तो समझना ही पड़ेगा। मायावती की पार्टी के संपूर्ण मौन की भी व्याख्या करनी होगी। चुनाव भी है और चकल्लस भी है, दोनों हैं और भरपूर हैं। जनता को आनंद आ रहा है, सियासत भी है, चकल्लस भी है, मजमा भी है, मेला भी है, रेला भी है, ठेला भी है, ऑफर भी है, सेल भी है। ऐसा उपचुनाव तो बहुत ही कम देखा। बहुगुणा जी का जरूर एक उपचुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, मार बवाल मचा था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप जिता नहीं पाए कांग्रेस को उम्मीदवार को मुख्यमंत्री रहते हुए। लेकिन इस बार तो आप समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है मजा पूरा आ रहा है, पूर्ण चुनाव जैसा। नहीं, एक बात मुझे समझ आ रही है, ये मेरी अपनी धारणा है। ओपी सिंह जी पत्रकार रहे हैं दशकों तक, वो मेरी बात से शायद सहमत होंगे। कई बार क्या होता है नावेद जी कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में किसी एक चीज पर जाहिरा तौर पर सारी ताकत नहीं लगानी चाहिए। जाहिरा तौर पर चुपके लगाइए, क्योंकि 1% मान लीजिए, हम करें चलो 99 डन है, 1% मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया तो सबके चेहरे डूब जाएंगे एक साथ, बाबा, पिता, नाती, पोता सब। ऐसा तो नहीं करो। जैसे उदाहरण दूं, बहुगुणा चुनाव जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचे बाई इलेक्शन गढ़वाल का, इसके लिए इंदिरा जी ने 7 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, पूरी सरकार खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह के गले में रस्सी डाल दी, बोले जितवाक भेज, हर बाग भेजो बहुगुणा को। क्या संयोग बहुगुणा जी की जन्मपत्री का राजयोग रहा होगा, वहां नारा लगा हिमालय के चंदन हेमवती नंदन बहुगुणा गए। जीत, उनकी जीत की चर्चा कम हुई नावेश को। इंदिरा गांधी अपने पूरे दरबार के साथ हार गई, इसकी चर्चा आज तक है। अगर इतना हाइप नहीं दिए होती शायद इंदिरा गांधी गढ़वाल को, उपचुनाव को, तो आज उसकी चर्चा नहीं होती। नहीं, क्या ओवररेटेड हो गए चुनाव? आपको ऐसा लगता है नावेद जी को? क्या ओवररेटेड कर दिए हैं चुनाव मैनपुरी और रामपुर का? और मैनपुरी का खास तौर पर मैंने जैसे गढ़वाल का उदाहरण दिया, 1% अगर रिजल्ट नहीं आया, अगर 1% रिजल्ट नहीं आया तो सब नप जाओगे कि नहीं नप जाओगे? बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी इन बाई इलेक्शंस के लिए, उस सूची में राजनाथ सिंह का नाम था, लेकिन फिर नहीं उतारा पार्टी ने कि छोड़ो जाने दो। ठीक, न गडकरी उतरे, न राजनाथ सिंह उतरे, न अमित शाह आए, प्रधानमंत्री को तो छोड़ ही दो, न नड्डा आए, जेपी नड्डा। पार्टी ने कहा इसको केवल स्टेट इलेक्शन के तौर पर निपटा दो। और मान लीजिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष सब लोग मैनपुरी में आ गए होते, कोई किशनी में, कोई जसवंत नगर में, कोई मैनपुरी सदर में, तब क्या होता? तब उनकी भी वही स्थिति होती जो सपा की है। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखो भैया, कहीं टोकरी पलट गई तब। क्या आपको लगता है कि मैनपुरी का चुनाव समाजवादी परिवार ने उसको मतलब ओवररेटेड कर दिया, ज्यादा वो ऐसा कर दिया, और उसमें रिस्क का कंपोनेंट उतना ही बढ़ गया? अब बसपा में जहां मायावती जी की प्रतिष्ठा लग जाए, पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा हो मानी जाती, सपा में अखिलेश जी की लग जाए, वहां उनकी पूरी मानी जाएगी, बस शिवसेना में उद्धव ठाकरे की लग जाए तो पूरी पार्टी और वो अलग है क्या? ना,
ओ सुभपा में ओम प्रकाश भाई की कहीं इज्जत दांव पे लग जाए तो पूरी पार्टी की लग गई। जो पार्टी सो ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर सो पार्टी। सारे अंडे एक टोकरी में आ गए क्या? देश भर में भी, मतलब मैं किरण में नंदा को भी देख रहा, वो भी भाई मैनपुरी में मूंगफली खा रहे हैं, घूम रहे हैं गली गली। बताओ, उनके कहने से तो वोट नहीं मिलेगा। नंदा को तो कोई नहीं जानता, वो मैनपुरी को जानता है नहीं ना। ना उनके अलावा कोई दूसरा बंगाली वहां मिलेगा मैनपुरी में, लेकिन वो भी है। यानी देश भर का आदमी आपने वहां उतारा, ठीक, पूरा परिवार, पूरी पार्टी, सब कुछ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा जोखिम उठा लिया गया? 99% मैं कहता हूं आप जीत रहे हैं। 1% अगर नहीं जीते तो फिर बचेगा क्या? राणा साहब, अब तो चाचा को भी लगा दिया। पहले चलो चाचा ही बच जाते, अब तो चाचा भी उसी नाव में है। ये जानकारी अधूरी है, तथ्यात्मक रूप से इसमें समस्या है। रामपुर में धर्मेंद्र चुनाव लड़े, परिवार का ही बच्चा चुनाव लड़ रहा था, वहां कोई नहीं गया, ना किसी की ड्यूटी लगी, ठीक, ना किसी ने फोटो डाली फेसबुक पर, ठीक, किसी ने डाली। जो कुछ जूझे सिपाही से, दरोगा से, धर्मेंद्र अकेले लड़े हैं। वहां कोई नहीं गया था फोटो डालने ना, कोई भी नहीं। रामपुर में आजम खान जेल में थे, उन्होंने अपना शागिर्द लड़वाया जो विधानसभा लड़ रहा है बाई इलेक्शन है। वो रोते चिल्लाते रहे, वहां कोई गई नहीं। आज भी कोई नहीं है। एक फोटो दिखा दो किसी सपा में जिसका कुर्ता थोड़ा ज्यादा कलप भाला हो, ऐसा एक आदमी रामपुर से फोटो डालना हो। कोई गया गुजरा हुआ फोटो डाल दे, अलग बात है, लेकिन जिसके कुर्ते में बढ़िया कलप लगी हो और सफेद फॉर्च्यूनर, सफेद जूते, सफेद मोजे टाइप का जो हो, ऐसा तो सब मैनपुरी में, वहां तो कोई है नहीं। ये मैं कह रहा था, इस बात समझिए भैया। अनीता जी, मेरा प्रश्न ये, सब कुछ लगा दिया दांव पर, इतनी बड़ा बाई इलेक्शन, मतलब इतना हेवी स्टेक वाला बाई इलेक्शन, मैंने बताया आपके बहुगुणा जी वाले हुआ था देश में। इसमें एक परिवार और पार्टी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये जोखिम भरा निर्णय है? पेड़ के नीचे साइकिल वाला युग बीत गया 40 साल पहले, जब आप जन्मी नहीं होंगे तभी ये लोग उस लाइन को क्रॉस कर गए। अब मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर हमेशा रहेगी, है ना? अरे कहां चक्कर में पड़े हो आप, हमको समझा रहे हो पैदल। अब वो स्थिति कभी नहीं आनी। ये अनीता कुछ कहें, क्या शिवपाल सिंह यादव के सामने मकान की समस्या है? अरे उनका राजमहल तो लखनऊ में बना है, नहीं बना है क्या? अब कौन पत्ते पे खाना खा रहा भाई? लोहिया जी का टाइम है क्या? सबके घर में मर्सिडीज है, BMW है, पोर्शे है, और बता रहे हो जी पैदल चल के साइकिल पर घूम लेंगे। कौन चल रहा साइकिल पर? साइकिल भी तो दूसरे, वो मैं कंपनी के नाम में लेना चाहता जो रख रहे हो। वो कितनी जाती साइकिल, उतने में तो कार आ जाए 4। अब इतना भी समाजवादी मत बनो भाई ना, और कम से कम हमारे साथ तो नहीं ना, कि हम लोग चना खा के रह लेंगे। ये दीनदयाल जी और लोहिया जी का समय है क्या कि चना खा लेंगे, झोला कंधे पे टांग के, चमड़े की चप्पल, हवाई चप्पल पहन के घूम लेंगे साइकिल पे? अरे पूरा रोला चोला लिए सब लोग घूम रहे हो, अब बता रहे हो कैसा? ये सब नहीं। राजनाथ सिंह को स्टार प्रचारक की सूची में रखा गया था, ठीक, उनको क्यों नहीं उतारा भाजपा ने? वो लिस्टेड थे। बाकी तो भाजपा ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिसमें अमित शाह है, मोदी है, जगत प्रकाश नड्डा, उनको रखा ही नहीं मैनपुरी के लिए, रामपुर के लिए। उनका केवल योगी और योगी की टीम ही लड़े, चुनाव लड़वाए। लेकिन राजनाथ सिंह का इंक्लूडेड था, यूपी के होने के नाते। उनको क्यों नहीं उतारा? विषय को उतना सरलीकृत नहीं कर देना चाहिए प्रवक्ताओं को, है ना? मुझे नहीं पता दूसरे चैनल क्या कर रहे हैं, वो अपनी गवाही खुद दें। मैं अपनी बात जानता हूं। जब नेताओं का भाषण का स्तर यहां पर आकर ठहर गया कि चकल्लस कर रहे हैं भाषण के नाम पर, तो चकल्लस पर ही चर्चा होगी ना, कि मैं नाटो पर चर्चा करूं। शिवपाल यादव क्या बोल रहे हैं? पुलिस के पास जाना नहीं, पुलिस के हाथ आना नहीं। यह है 50 साल का समाजवाद।
आप हमको ज्ञान दे रहे हैं सब लोग बैठ के यहां। ये क्या है? पुलिस वाले की जय, दरोगा जी की जिंदाबाद, कोतवाल साहब जिंदाबाद, पुलिस का डंडा जिंदाबाद। 42 साल विधायिका में जो आदमी रहा, 42 साल, वो ये भाषण दे रहा है। केशव मौर्य क्या बोल रहे हैं, ब्रजेश पाठक क्या बोल रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं क्या? दिन एकात्म मानववाद बता रहे हैं क्या हमको, जो हम चर्चा करें? जैसा आईक्यू वैसा जैसा चर्चा। क्या ड्रामा हो रहा है? 100 आदमी ले आओ, मुख्यमंत्री बना दें, स्टूल मंत्री वो करे, ये कंफ्यूज, वो डिरेल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया, असंतुलित हो गया है। यही ना तो चर्चा होगी। फिर मैं नहीं पूछूं कि भाई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक चीफ मिनिस्टर का दिमाग असंतुलित हो गया, ये नहीं पूछें। अब केशव मौर्य से भी पूछेंगे कि अखिलेश यादव करेगा आप स्टूल मंत्री हो, क्यों नहीं पूछेंगे? अजब हाल है भाई। मुझसे अपेक्षा कर रहा हूं कि मैं चर्चा एकदम करने लगूं एकात्म मानववाद पर। कौन समझेगा? ये बड़े, यही तो आप लोगों के दूल्हा हैं जो लोग बोल रहे हैं मंच पे, इनको सुन नहीं रहे हो क्या? क्रिकेट की भाषा में बड़े बड़े लोग वहां तुकबंदी नहीं कर रहे क्या मंचों पर? मैं नाम लेके बोलूं, चेहरे खराब हो जाएंगे मित्र। बाकी क्या है जो ज्ञानी समझ रहे हैं अपने को? फिल्मी डायलॉग की तर्जुमाई हो रही है मंचों से। फ्लावर नहीं, ये फायर है। अब इस पर क्या चर्चा करूं? बता दो हमको, सो बता दो ज्ञान अगर किसी के पास ज्यादा है तो। इस बात पर क्या चर्चा करूं? फ्लावर नहीं, ये फायर है। बताओ इस पर क्या चर्चा करूं? यही तो आप लोग बोल रहे हो। एक दूसरी बात, ओपी सिंह जी, मैंने राजनाथ सिंह का नाम क्यों पूछा? इसमें आपने बहुत जनरलाइज उत्तर दे दिया, वो ठीक नहीं कि वो आते तो जीत जाते, हार जाते, उससे मेरा फर्क नहीं, हारें जीते आप। राजनाथ सिंह का नाम डाला गया था लिस्ट में, इसलिए मैंने पूछा। मैंने जेपी नड्डा नहीं पूछा, उनका नाम डाला गया था, एक विशेष प्रयोजन से डाला गया था। नहीं तो नड्डा जी का भी डाल देते, अमित शाह जी का भी डाल देते, गुजरात तो वो भी है। ऐसा नहीं है मित्र, आप तो जानते हो कि अगर नाम डाला गया है तो किसी कारण से डाला गया होगा, उसी पर प्रकाश मांग रहे थे। खैर चलिए, एक बड़े नेता ने कहा कि पुलिस वाले जिंदाबाद, दरोगा जिंदाबाद, कोतवाल जिंदाबाद, कप्तान जिंदाबाद और पुलिस के डंडा जिंदाबाद। शिवपाल जी ने कहा कि पुलिस के पास जाना नहीं, पुलिस के हाथ आना नहीं। आप इसका क्या अर्थ निकालें? एक दक्षिण है, एक पूरब है। मैं समझ नहीं पा रहा कि जब नेता जो 40-40 साल, 50-50 साल राजनीति कर चुके, प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर रह लिए, जब वो ये कह रहे कि फलनवा जो है वो हमारे पीछे ऐसे फिरता था जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, और हमसे अपेक्षा करो कि हम चौखंबा राज पे चर्चा करें लोहिया जी के, हैं? तो कौन समझेगा भैया? कौन समझेगा इस बात को, मेरे चर्चा को? फिर तो हमें और ओपी सिंह को अकेले चर्चा करनी पड़ेगी बैठ के, तीसरा कोई नहीं मिलेगा दर्शक, जान लो। क्योंकि वो कहेगा अमिताभ जी पता नहीं कौन सी गंगा बहा रहे, जब उनने बोल दिया कि बैलगाड़ी और कुत्ता तो उस पर बात होनी चाहिए थी। अनीता जी ठीक बात है ना, विमर्श तो, डिस्कोर्स तो नेता ही तय कर दे रहे हैं मंच से। मैं शिवपाल जी से भी यही बात कहता, अगर उनसे बात कर रहा होता, मैं मान के चल रहा हूं कि मैं अनीता जी से बात कर रहा हूं, इसका मतलब शिवपाल जी से बात कर रहा हूं। अभी कम से कम महीना, 1.5 महीना थोड़ा धैर्य से चलो, चुनाव हो जाने दीजिए, चुनाव के परिणाम को 15 दिन बीत जाने दीजिए, धुंध तब छटेगी। अभी उतना मत बोलो कि बाद में उससे वापस आना फिर मुश्किल हो, ठीक है? इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल के घटनाक्रम बहुत अच्छे नहीं रहे। नावेशी को गलत तो नहीं कहा मैंने, बिल्कुल सही। समाजवादी पार्टी में ही अभी इस बात को लेके पूरी तरीके से क्या धुंध साफ है? कोई नहीं, या तो पार्टी मर्ज हो जाती, शिवपाल जी ने तो कहा था कि हमको बड़ी भूमिका का इंतजार है पार्टी में। भूमिका तो अभी आई नहीं। परिवार का एक होना और पार्टियों का एक होना, दोनों में अंतर होता है मित्र। नहीं, गंभीर विषयों पर चर्चा। वैसे आपने भी एक सूक्ति कही
कि परिवार है, हम सार्वजनिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक चर्चा इसलिए हो जाती है कि भाई साहब आप ही लोग सार्वजनिक चर्चा करते हो। अखिलेश जी ने की चर्चा, शिवपाल जी ने की चर्चा, और अमिताभ जी से कहते हो परिवार है। अब ऐसा भी मत बताओ यार। शिवपाल जी को चिट्ठी किस हमने जारी की थी कि आप आजाद हो, चाहे जाना जहां सम्मान मिले वहां चले जाओ। हमने जारी की थी उनको चिट्ठी, हमने जारी की थी क्या? हुई थी ना जारी? घटनाक्रम में अजब बात बता रहे हो आप। माननीय नेताजी के नाम पर चुनाव, इसके बाद क्या बहस खत्म कर दी जाए, सब चर्चाएं बंद? जाने कितने नामों पे कितने चुनाव हुए इस देश में, ठीक, लेकिन सियासत तो सियासत के ढंग से हल हुई। सियासी सवाल, इंदिरा गांधी की मौत के बाद भी सियासी सवाल खड़े हुए थे, उनसे उससे बड़ी लहर थी क्या कोई देश में कि सब कह दिया जाए स्टैंड स्टिल, बोले कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं करेगा? नहीं, अगर यही था तो फिर तो शिवपाल जी इतना टाइम ही नहीं लेते। जिस दिन बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ उसी दिन चाचा एक कह देते कि हम साथ हैं। नहीं, वो डिम्पल जी के पर्चा ज्वाइन भर देने के 3 दिन बाद तक अपना पत्ता नहीं खोले। तब उनको नहीं पता था कि नेताजी के नाम पर चुनाव है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी पर, ये बात अनीता ने भी कही थी और मेरे ख्याल से कार्तिकेय ने भी कही, ये बात सभी लोग, तीनों लोगों ने कही। हाँ, ये सवाल उठे थे कि आपको निकलना चाहिए, और ये बात जैनेंद्र सिंह ने भी कही क्योंकि ओमप्रकाश राज भर इस बात पर वोकल हुए थे। निकलना चाहिए, उस बात का अर्थ जो मेरे जैसा कम बुद्धि का आदमी समझता है कि प्रदेश भर में निकलना चाहिए, गांव गांव, खेत खेत, डगर डगर, चौराहे चौराहे, नॉट ओनली मैनपुरी, और वो भी एक विशेष परिस्थिति के चुनाव में। आप निकलने लगे नावेद जी, आप निकलने लगे, इस बात की कसौटी मैनपुरी नहीं हो सकती। इस बात की कसौटी होगी जब कभी बाराबंकी में चुनाव होगा और कोई कार्तिकेय राणा लड़ रहा होगा चुनाव, ठीक है ना? तब मैनपुरी में तो सभी निकले, कौन नहीं निकला? जो मैनपुरी के चुनाव में भी अंदर रहेगा वो पार्टी में रहेगा क्या? जैनेंद्र रघुवंशी बताइए। बिल्कुल। तब मैनपुरी में तो सभी निकले, जो कभी नहीं निकले वो भी निकले। नहीं, क्या इसको ये माना जाए कि भाई अब जो बात ओपी राजभर ने कही थी वो फॉलो हो रही है? एक बात ठीक है, इस पर एक जस्टिफिकेशन जरूर आना चाहिए कि गठबंधनों के मामले में समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पिछले 10 साल को उठा के देखिए, लगभग भाजपा को छोड़कर सभी छोटे बड़े दलों से अलायंस हुआ है, और बहुत दूर कोई नहीं चला। पर राम राम कह के चुनाव निपटा, चुनाव के बाद फिर धैतेरे की, फिर चुनाव निपटा, फिर धैतेरे की। ये शिवपाल जी को तय करने दीजिए वो क्या चाहते हैं, और अखिलेश जी को तय करने दीजिए वो विलय करते हैं, अलायंस करते हैं, समझौता करते हैं, क्या है वो उनका प्रोरोगेटिव, उसमें। अनीता जी, इस बात में तो दम है कि गठबंधनों के साथ लंबा समाजवादी पार्टी नहीं चल पाई। बीजेपी छोड़कर यूपी में जितने छोटे बड़े दल हैं सबके साथ पिछले 1 दशक में समाजवादी विचारधारा ने अलायंस किया, और चुनाव के बाद 6 महीने तक किसी से भी नहीं चला। अब या तो सब में गलती है या इधर कुछ गड़बड़ है। ऐसा ना करो कि जनता सोचे कि अमिताभ जी बिना सोचे समझे सवाल पूछ रहे, इतना ऐसा भी जवाब नहीं दो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा चुनाव के 13 दिन नहीं बीतते हैं आप अलग हो जाते हैं, ये कहा। भाजपा के चुनाव के 13 दिन बाद कौन सा गठबंधन अलग हुआ बताइए? ऐसा घोर बांटा मत करिए मेरे सवाल पर। आप बताइए, अभी भी जब चूल्हा एक हो गया तब कहीं हाथ क्यों झाड़ रहे हो भाई? तब तो हाथ मिलाने और पकड़ने का समय है, हाथ झाड़ रहे हो, ये ठीक नहीं। शिवपाल जी को भी, अखिलेश जी को भी इस पर चिंतन करना चाहिए। अब तो सीधा जवाब कोई दे दो। अभी इतनी एकता की बातें हो रही थी, अब प्रसपा ने कहा कि भाई प्रसपा का अलग पार्टी है, उसकी आइडेंटिटी अलग है, सपा जाने। ये
वो एक सीरियल आता था कि ये अच्छी बात नहीं, और फिर उसी में एक डायलॉग था, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। वैसा मामला लग रहा, खतौली, रामपुर और मैनपुरी। उसमें खतौली जैसा आपने कहा, ठीक बात है, उसका एक तो फ्लेवर भी थोड़ा दूसरे ढंग का है, और वो इतनी हाइप वाली सीट नहीं है इन दो बड़ी सीटों के मुकाबले। एक में आजम खान साहब का 50 साल का सियासी करियर ही तराजू पर रखा है, और दूसरे में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा बैटल उसके जीवन काल का। ठीक है ना, वैसे इतना बड़ा बैटल था नहीं, लेकिन सपा ने उसको बना दिया इतना बड़ा बैटल। ठीक, मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह जी के नाम पर तेज प्रताप भी खड़े होते तो भी अच्छा चुनाव होता, कोई खड़ा होता। बहुत बड़ी शख्सियत रहे भाई मुलायम सिंह जी। उस इलाके में कोई घर ऐसा है जो उनको नहीं जानता हो, जिससे उनका रिश्ता न रहा हो, किसी को लड़ा देते, हंगामा कम होता, जोखिम कम होता। आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा ने जो सफलता पाई थी, उसी के बाद से उसका हौसला बढ़ा, और उसको लगा कि हम समाजवादी पार्टी के जो पैतृक घर हैं, गढ़ हैं, उनको तोड़ सकते हैं। अब मैनपुरी और रामपुर, एक में विधानसभा का मसला और एक में लोकसभा का। लेकिन मैनपुरी की स्थिति आपको नहीं लगता कि भाजपा के लिए थोड़ी असहज इसलिए है क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी ने वन लाइनर रखा है सामने, ये चुनाव मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि है। अब इस बात के ऊपर और क्या बात आप कर सकते हैं? मुझे लगता है कि भारत की राजनीति अंकगणित और रसायन शास्त्र दोनों के ज्वाइंट कंपोजिशन से चलती है। उसमें कितना अंकगणित है और कितना रसायन शास्त्र है, ये सिद्धहस्त राजनेता ही समझ पाते हैं। फिर दोनों को डाल के हिलाया जाता है, फिर जो रिजल्ट आता है उससे समझ में आता कौन जीत रहा है। ठीक, अंकगणित को भी खारिज नहीं करता, वो बेसिक फंडा है। क्या? ओपनिंग अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है अंकगणित। अनीता जी, आगे काम आएगा आप लोग जब पार्टी चलाओगे। ओपनिंग बैलेंस होता ना अकाउंट में, वो है अंकगणित, कि कितने शाक्य हैं, कितने यादव हैं, कितने मुसलमान हैं, उनकी भी भूमिका है। लेकिन उन सबके ऊपर केमिस्ट्री आती है कि जब आदमी को यह दिखे कि यार इसको जिताने से मेरा लाभ के ज्यादा कहां है, वहां पर केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। वहां गढ़ टूट जाते हैं, किले ध्वस्त हो जाते हैं, निष्ठाएं बदल जाती हैं, लॉयल्टी धूल धूसरित हो जाती है। अमेठी ने सोचा कि गांधी परिवार के नाम का मंगलसूत्र कब तक गले में डाले रहे, न सड़क बन रही न पुलिया, न इनके कहने से दरोगा छोड़ रहा लड़के को। मैंने राहुल गांधी जी भी फोन कर दें तो क्या होगा, अमेठी के इंस्पेक्टर को वो कह देगा नहीं जी चोरी किए कैसे छोड़ दें। तो उसके बाद कितना बड़ा सार्वजनिक अपमान हो जाता है इलाके में, वहां पर फिर जात टूट जाती है। मैं भाजपा वाली व्याख्या नहीं करूंगा, भाजपा थोड़ा उसको ज्यादा ग्लोरीफाई कर देती है, उतना वो वैसी भी चीज नहीं है। क्या आदमी सोचता मेरा लाभ कहां होगा भैया। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं, कार्तिक राणा, हम लोग 8 तारीख को बहस करेंगे, तो ये फैक्टर आप देखिएगा, मेरी बात तब आप कसौटी पर कसिएगा। एक चीज ये भी आदमी देखता है कि अगर मान लीजिए इनको जिता दिया तो हमको कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर एक्स को हरा दिया तो हम तनखैया घोषित कर दिए जाएंगे, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा इलाका। तब तो ऐसा कौन है भैया, इतना प्रेम किसका है किसके प्रति? ये कोई सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का जमाना तो है नहीं ना दक्षिण भारत जैसा राजनीतिक लोगों का ग्लैमर है कि लोग आत्महत्या कर ले। नावेद जी, आपने सुना कभी उत्तर भारत में किसी नेता के लिए कोई आत्महत्या कर ले? अरे लोग उंगली न कटाए, कोई भगवान का नाम लो, गए सो गए,
गए गए, उंगली नहीं कटाता कोई, आपने सुना कभी? तब व्यक्ति देखता है कि मेरे इलाके में, और ये बात मैं मालूम भाजपा से नहीं समझा। जब मैंने इस बात का अध्ययन किया जैनेंद्र कि कई दशकों तक जनसंघ और लोकदल और तमाम वामपंथी पार्टियां छटपटा के रह जाते थे, किसी चुनाव में कभी कांग्रेस से नहीं लड़ पाए। क्या कांग्रेस हंस के कहती थी इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, और जनसंघ का बिस्तर गोल। क्या अटल जी को लोकसभा पहुंचाना मुश्किल हो गया जनसंघ के लिए एक दौर में? क्या हमको मालूम है? दीनदयाल जी की चिंता का विषय थे अटल जी कि भाई इनको तो पहुंचाओ कम से कम, बाकी तो बाद में होगा। क्यों? जनता कहती थी मान लो इनके 2-4 जिता भी दिए, उससे होगा क्या? लोग कहते थे मान लो जनसंघ को जिता भी दें भैया, फर्रुखाबाद से जिता दें तो उससे क्या होगा? मुख्यमंत्री तो नारायण दत्त होंगे, चंद्रभानु गुप्ता ही होंगे। तब वो स्थिति मुझे लग रहा है इस वक्त भारत में और उत्तर प्रदेश में भी है, जो उस वक्त कांग्रेस में थी के लिए थी। कॉमन आदमी से जाके बात करिए तो वो ये बात कहता है। मेरी बात हो सकता है पार्टी के लोगों को सार्वजनिक तौर पर बहुत अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। आप पार्टी के व्यक्ति के हैं, ये हटके किसी व्यक्ति से पूछिए तो वो कहेगा भाई साहब ऐसे ही एमएलए ठीक है जिसके फोन से काम आम हो जाए, हमारे राशन कार्ड बन जाए, विधवा पेंशन मिल जाए, खड़ंजा बिछ जाए, ये सब काम है ना। और नाटो देशों की स्थिति क्या है उस पर तो चर्चा करना नहीं, आदमी किशनी के आदमी को और भोगांव के और मैनपुरी सदर के, नहीं ना भैया, नावेद जी नहीं करना ना। या कभी रामपुर में ऐसा कोई आदमी मिला जिसने आपको रोक के कहा कि भाई साहब आजकल वो साउथ अफ्रीका की स्थिति क्या चल रही है? नहीं ना, कोई मिला? आदमी ये पूछता भैया आजम खान की चल रही है या दूसरे की, ये नहीं पूछता है। अनीता जी, बेसिक सवाल भारत की राजनीति में मालूम क्या है? कॉमन मैन वो जान लेगा, अनीता जी पढ़ी लिखी हैं, बड़े लोगों में बैठती हैं, तो वो पूछेगा अनीता जी आजकल किसकी चल रही है? वो चाहता है जिसकी चले उसी के साथ जुड़ जाओ। क्या? और इसको जो चुनाव शास्त्री हैं वो लोग इसको बताते हैं फेंसीटर्स, यानी मुडेर पर बैठे लोग। वो देखते हैं कि चल किसकी रही, वो किसी पार्टी में नहीं, किसी नेता के साथ नहीं। क्या कांग्रेस की चलती थी तो 45 साल कांग्रेस के आगे वाजपेयी जी को भी नहीं टिकने दिया। अब इस वक्त भाजपा की चल रही है तो भाजपा। ये एक बड़ा फैक्टर है। अब इसकी कसौटी होगा रामपुर और मैनपुरी, खतौली नहीं होगा इस कसौटी का चुनाव। वहाँ दूसरा परिप्रेक्ष्य है, वहाँ दंगों की छाया अभी भी है, मुजफ्फरनगर दंगों की छाया खतौली के चुनाव में भी है, कवाल कांड जो हुआ था। लेकिन हाँ, ये दो चुनाव विरासत के हैं। विरासत और किसकी चल रही है उसके साथ जुड़ने की जिजीविषा और इच्छा शक्ति सामान्य व्यक्ति की, इन दोनों के बीच में फैसला होगा 8 तारीख को। 8 तारीख को हम सब लोग मिलेंगे, तब ये समझने की कोशिश करेंगे जो हम लोग समझ रहे थे क्या वो भारत के मन के अनुकूल जैसा था या हम गलत थे कहीं। अगर गलत निकलेंगे तो सीखेंगे भारत के मन को पढ़ने की और नई विधि खोजेंगे। धन्यवाद।